ये हिस्सा आपके पेपर में लगभग 50% महत्व रखता है अंकों की दृष्टि से। यानी 250 नंबर के पेपर में हो सकता है कि 125 से 120 या उसके आसपास के नंबर के प्रश्न यहां से पूछे जाएं। और इससे एक भ्रांति ये भी पैदा हो गई है कि अगर 50 दिन इथिक्स पढ़ रहे हैं तो 25 दिन यहाँ होना चाहिए, 25 दिन वो होना चाहिए। कई लोग ऐसा भी कहते हैं, बहुत क्यूट लोग होते हैं कई ऐसी बात करने वाले, मासूमियत के भी स्तर अलग अलग होते हैं, तो एक स्तर ये भी होता है। और लोग उम्मीद करते हैं कि ये कुछ ऐसा टॉपिक है, अब कुछ आज मैजिक होगा, अंदर से जमीन के अंदर से कुछ निकलेगा और जबरदस्त कुछ बात होगी, उसके बाद केस स्टडी हम खेलेंगे, सोल्व हो जाएगी केस स्टडी सारी। ये सब बेकार की बातें हैं, है ना। दरअसल ये क्या है कि एक चीज होती है सिद्धांत और एक होता है प्रैक्टिकल। तो आपने टॉपिक नंबर 1 से 7 तक जो पढ़ा वो थी थियरी। 1 से 7 में एक टॉपिक छोड़ा हुआ है 5 नंबर, वो तो थियरी भी नहीं है दरअसल, क्योंकि वो तो सिद्धांत हैं, बड़े सिद्धांत हैं कि इथिक्स क्यों होना चाहिए और बड़े बड़े चिंतकों ने उसके बारे में क्या कहा, वो तो वो सब बातें हैं। तो 1 2 3 4 6 7 ये टॉपिक्स आपने जो पढ़े, इन सब में आपने वो सारे सिद्धांत समझ लिए जो इथिक्स की दुनिया में किसी सिचुएशन पे अप्लाई किए जाते हैं। और जब ये सारा सिद्धांत हो गया तो अब प्रैक्टिकल की क्लास है आपकी। स्कूल में होती थी कि पहले थियरी पढ़ाई गई, फिर प्रैक्टिकल लैब में ले जाते थे। लैब में लोग क्या करते हैं अलग बात है, लेकिन लैब में ले इसलिए जाते हैं कि वहाँ प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे आप में से कुछ बच्चे मैंने देखा है बहुत गोलू किस्म के, बहुत सीरियस बच्चे, बचपन से ही अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल भी ठीक ही किए होंगे। ऐसे कितने लोग हैं जो लैब में ठीक से काम करके आते थे। हाँ, बस इन्हीं से देश को उम्मीद है बहुत ज्यादा, है ना। और वो जिन्होंने लेबोरेटरी में सारे प्रयोग किए वो वाला छोड़ के जो बताया गया था, हाँ, उनमें एक मैं भी हूँ। जैसे केमिस्ट्री में क्या होता था कि बहुत सारी परख नलियों में लिक्विड होते थे, कोई भी 2 मिला दिया और बम से एक बम पटाखा बच जाता था। तो वैसे वाला प्रैक्टिकल, ठीक है। तो अब ये समझ लीजिए कि आपने सारी थियरी पढ़ ली, अब आपका प्रैक्टिकल का समय आ गया है। और प्रैक्टिकल में करना क्या होता है कि जैसे वहां तो फाइल बनती थी, जिसमें एक फाइल जो पिछले साल की होती थी उसके बेस पर सबकी फाइल बन जाती थी। यहाँ तो ये है कुछ नहीं करना है, सिर्फ विजडम का मामला है, जिसको सुकरात ने कहा ना, विजडम, ज्ञान, ज्ञान ये सद्गुण है। एक वाक्य में कहूं तो केस स्टडी सॉल्व करने का एक ही तरीका है, वो है कॉमन सेंस, विच इज नॉट सो कॉमन। The most interesting fact about the common sense is that it is not very common. सामान्य बुद्धि के बारे में सबसे रोचक तथ्य है कि ये सामान्यतः उपलब्ध नहीं होती है। तो लेकिन ये मैं इस क्लास के बारे में नहीं कह रहा हूँ, यहाँ तो अतिरिक्त में उपलब्ध है, एक्सेसिवली अवेलेबल है। लेकिन हाँ, समाज की बात करें जो इस क्लास के बाहर का समाज है, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको आतंकित करने के लिए बताऊं, इसमें 4 फार्मूले लगेंगे, x + y² x² + y² + 2x²। मैं ये सब बकवास करने का मतलब है नहीं, सारी बात का सार है कॉमन सेंस, ठीक है। तो वैसे मैंने एक मॉडल डिजाइन किया हुआ है इसका कि हम क्या क्या बातें ध्यान रखें, मैं आपको बता सकता हूँ। पर मेरा ख्याल है कि 2 तरीके हैं। एक तो ये कि पहले मैं शुरू में आपको आधे घंटे का व्याख्यान दूं कि केस स्टडी क्या होती है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ से लाया जाता है उसको, और फिर उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसके लिए क्या क्या कवच कुंडल पहनने हैं, क्या क्या बख्तरबंद आपको तैयार रखना है और कैसे उसको डील करना है। कई लोग केस स्टडी को ऐसा बनाते हैं लगता है कि केस स्टडी नहीं है, पाकिस्तान आ गया सामने, जैसे उसको डील करना हो। और मैंने कई बार प्रयोग करके देखा, दरअसल ये कॉमन सेंस वाला मामला है। तो आप चाह रहे हैं कि मैं इसको भारी भरकम बना के पेश करूं या सीधे सीधी सी बात है, काहे को इतना हम उठ पटांग बात करें, है ना। काहे को रोकत मार्ग सूत हो, ना सीधा रास्ता है, क्यों उसको टेढ़ा बनाने की जरूरत है, सीधे रास्ते पर सीधे रास्ते के चलते हैं। तो मैं आपको समझाने की बात है वो ये कि केस स्टडीज जो यूपीएससी ने पूछी आज तक, वो कुछ प्रकारों की पूछी है, विभिन्न प्रकार की पूछी है, और सारी केस स्टडीज को मोटे तौर पर 4 वर्गों में हम बांट सकते हैं। यहां से हम कुछ ऐसी बात कर सकते हैं जो महत्वपूर्ण है। अच्छा, उन चारों को बताने के बाद भी अंत में आएगा क्या कि चारों को समाधान करने का तरीका क्या है, कॉमन सेंस। लेकिन हाँ, 4 प्रकार आप कह सकते हैं। जैसे एक प्रकार ये हो सकता है कि आपको कोई एक सिचुएशन दे लंबी चौड़ी सी, और फिर आपसे पूछेंगे भाई इसमें कौन कौन से विकल्प हैं, और फिर आपसे कहें कि सही विकल्प चुनिए। एक तो ये मॉडल होता है कि कौन कौन से विकल्प हैं, जैसे सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके सामने कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं बताइए, और फिर बताइए कि कौन से विकल्प को चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, कौन से विकल्प को नहीं चुनेंगे, क्यों नहीं चुनेंगे, ये बताना है। बेसिकली वो आपकी इथिकल मॉरल रीजनिंग देखना चाह रहे हैं कि आपका दिमाग किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर नैतिक दुविधा हो, मॉरल डायलेमा हो, उस मॉरल डायलेमा को आप कैसे सोल्व करते हैं। कुछ नहीं, इथिकल डायलेमा आपने पढ़ा था बच्चे में,
सारी केस स्टडीज, मोस्ट ऑफ द केस स्टडीज एथिकल डायलेमा को आप सोल्व कैसे करेंगे, ये प्रश्न है। उसका तरीका पता है आपको, पर्सनल लाइफ में कैसे करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे करते हैं, उन्हीं बातों को दिमाग में रखिए और खेलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसमें कभी कभी ये भी होता है कि कुछ विकल्प दिए गए हों और कभी कभी होता है कुछ और विकल्प पूछे गए हों। जैसे एक हो सकता है कि आपसे पूछें कि क्या क्या विकल्प हैं, दूसरा ये कि ये 3 विकल्प हैं, इनका पक्ष और विपक्ष बताइए, और क्या इसके अलावा कोई और विकल्प आप सोच पा रहे हैं, वो भी बताइए। फिर सभी के पक्ष विपक्ष में तर्क और विश्लेषण करते हुए बताइए कि सही विकल्प आपकी राय में इनमें से कौन से वाला है। ऐसी केस स्टडी होती है। ऐसी केस स्टडी सबसे कॉमन है। जैसे अगर आप अपनी शीट देखेंगे उसमें सबसे पहला सवाल ही उसी प्रकार का है, ठीक है। जो सेकंड टाइप होता है केस स्टडीज का, उसमें वो विकल्प नहीं देते, ना विकल्प आपसे पूछते हैं। अभी उसमें बात नहीं करेंगे, थोड़ी देर में वापस लौटेंगे बात करने के लिए। मैं पहले टाइप समझा दूं कौन कौन सा है ना। इसके एग्जांपल के लिए आप लिख लीजिए, 2013 से आप शुरू कर रहे हैं ना, तो 2013 का क्वेश्चन नंबर 1 इसका एग्जांपल है। जब आप घर जाकर देखेंगे, कोई भी केस स्टडी सॉल्व करेंगे, पहले टटोल लीजिए कौन से प्रकार की केस स्टडी है, उससे थोड़ा सा आसान आपके लिए हो जाएगा। दूसरे प्रकार की केस स्टडीज में वो विकल्प ना दे रहे हैं ना पूछ रहे हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि किसी सिचुएशन में आप ये समझ पाते हैं यानी कि इसमें नैतिक मुद्दे कौन कौन से शामिल हैं। कई बार क्या होता है, बहुत बहुत बड़े पीस जो होते हैं ना, वो ये समझ नहीं पाते कि इसमें नैतिक मुद्दा शामिल भी है। तो मैं वो कैसे एग्जांपल दूं? एग्जांपल ये है कि मॉक इंटरव्यू में एक बार हमने एक सीनियर मेंबर को बुलाया, बहुत सीनियर आदमी, भारत सरकार में सचिव वचिव उस लेवल का आदमी। इन सीनियर लोगों को मॉक इंटरव्यू बुलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। बड़ा बुलाना मुश्किल नहीं होता, उनको झेलना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो इस भाव से आते हैं कि समस्त ब्रह्मांड का ज्ञान उन्हीं के अंदर से निकलेगा, बाकी सब तो मूर्ख बैठे हैं। और फिर 25 मिनट का इंटरव्यू, उसमें 23 मिनट वो खुद ही रहते हैं इंटरव्यू, तो किसी बात के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं। अब उनमें से एक ऐसा व्यक्ति आ गया एक बार, इतना जेंडर इनसेंसिटिव था वो, उसकी हर बात में महिलाओं पे आरोप लगते रहते थे। अब कोई बच्चा इंटरव्यू देने आ रहा है, उससे बात कर रहे हैं और मेंबर कह रहे हैं कि आजकल परिवार बहुत टूट रहे हैं, कि आपको नहीं लगता कि इसके पीछे महिलाओं की स्वाधीनता की भूमिका है? उस बच्ची ने जो इंटरव्यू देने आई थी, उसने कहा कि नहीं सर, ऐसा मानना ठीक नहीं होगा। वो नाराज हो गया उस बात पे। आप किसी बात कर रही हैं, जो बात एकदम शीशे की तरह साफ है वो भी आपको नजर नहीं आ रही। अब इस व्यक्ति को बाद में हमने काफी समझाने का प्रयास किया, सर इसमें बाकी इश्यूज जो तो हैं वो समझने को तैयार नहीं। वो ये समझने को तैयार नहीं कि उसकी स्टेटमेंट अपने आप में एक एथिकल कंसर्न है। ऐसी बात कहना एक एथिकल कंसर्न है, वो समझने को तैयार नहीं। इसलिए जो बहुत बड़े मूर्ख होते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि वो जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में कौन सी बात अपने आप में एक एथिकल कंसर्न है। एक मौके इंटरव्यू मैंने एक बच्चे से पूछा, मैं कई बच्चों को दुखी करने के लिए सवाल पूछता हूँ। एक बच्चा ना, उसको देख के लग गया कि वो थोड़ा सा जातिवादी किस्म का है। आप किसी से नाम पूछो और कोई आदमी नाम से ज्यादा तेज आवाज में सरनेम बताए ना, तो दबाव हो जाता है। जैसे कोई आपका नाम क्या है जी, मोहित शर्मा, ठीक है, मैं इतना जोर से क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है मोहित शर्मा हो, पर शर्मा पे मोहित से ज्यादा जोर अगर आने लगे तो इसका मतलब है कि उसके मन में कहीं ना कहीं बैठा है कि मोहित सामान्य बात है, शर्मा खास बात है। तो ऐसे कई बच्चे होते हैं, कोई अपने धर्म को लेकर ऐसा होता है, कोई अपने क्षेत्र को लेकर ऐसा हो सकता है। तो हमने उससे एक प्रश्न पूछा, हमने कहा कि ये बताओ कि भारत की 3 महिला नेता मान लीजिए कोई हैं, आप खुद चुन लीजिए 3 महिला नेता और फिर बताइए कि अगर वो तीनों आपको विवाह का प्रस्ताव दे तो किसके प्रस्ताव को मानेंगे। वो विवाहित हो विधवा हो इसकी चिंता मत कीजिए, ये मान के कि उनकी उम्र आपके बराबर है और वो अविवाहित हैं, केवल उनके व्यक्तित्व की परीक्षा को करनी है। आप चुन के खुद ही बताइए कौन 3 नेता आप चुनना चाहेंगे और फिर किसके विवाह के रिश्ते को स्वीकार करेंगे, क्यों करेंगे, किसका रिश्ता खारिज करेंगे, क्यों करेंगे, ये बताना है। तो जो बात रेखांकित करनी थी वो रेखांकित आराम से हो गई। उसने कहा एक तो सोनिया गांधी जी हैं, दूसरी ममता बनर्जी जी हैं, तीसरी मायावती है। हो गया स्पष्ट। बाकी दोनों में जी लगाया, इस पे जी नहीं लगाया। अरे ये बात थी। अब आपको भी लग रहा है अच्छा अच्छा ये बात थी क्या? एक व्यक्ति 3 नेताओं के नाम ले, उनमें से 2 के नाम में जी लगाए, एक में जी ना लगाए। इससे उन नेताओं के बारे में नहीं पता लग रहा है, इससे इसके बारे में पता लग रहा है कि सोनिया गांधी जी हैं, ममता बनर्जी जी हैं और मायावती हैं। इससे पता लगता है कि दलित परिवार की कोई महिला नेता बनेगी तो हम इतने दुराग्रही होंगे कि हम उसको जी के लायक नहीं समझेंगे, जबकि उसकी स्ट्रगल बाकी दोनों की स्ट्रगल से बड़ी स्ट्रगल है। पर हमारे जातीय आग्रह इतने गहरे बैठे हैं कि हम उसको इस लायक मानेंगे ही नहीं कि हम जी लगाएं उसके नाम में। अब ये इस व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कि उसकी स्टेटमेंट में एथिकल कंसर्न है। इससे पूछो कि 3 महान नेता बताओ,
जी वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर अंबेडकर और पंडित नेहरू। क्यों पंडित? क्यों पंडित भाई? जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं? पंडित होना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और ये बात समझ नहीं आती है, कई साल तक समझ में नहीं आती, क्योंकि हमारी चेतना में इतनी सहजता से बैठा होता है और हम ये समझ भी नहीं पाते कि हम किस बिंदु पर कहाँ जातिवादी हो जाते हैं या दिखते हैं। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि अधिकांश व्यक्तियों को ये पता ही नहीं होता कि कब वो किसी इथिकल कंसर्न से भरी बात कह बैठते हैं। तो जब आपसे पूछते हैं कि नैतिक मुद्दे कौन से हैं, वो ये देखने के लिए कि आप उस सिचुएशन में नैतिक अनैतिक मुद्दों को देख भी पा रहे हैं या नजर ही नहीं आ रहे हैं मुद्दे आपको। तो दूसरे प्रकार की केस स्टडीज हैं जिसमें नैतिक मुद्दे पूछे जाएंगे आपसे, विच आर द इथिकल कंसर्न्स इन्वॉल्व्ड इन दिस सिचुएशन। तो उस स्थिति में क्या नैतिक विषय या इश्यूज हैं, इथिकल इश्यूज या इथिकल कंसर्न्स। और ये देखना हो तो एक सैंपल के तौर पर आप 2013 की केस स्टडी नंबर 3 को देख सकते हैं, और वो आपसे इश्यूज पूछ रहे हैं कि बताइए क्या इश्यूज हैं, और फिर ये भी कि इन इश्यूज के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। कि जैसे आपको समझ में आ रहा है कि ये इश्यूज हैं, तो आप इस पर क्या प्रतिक्रिया करेंगे। अब इसमें क्या होता है, खेल क्या होता है, एक व्यक्ति को पूरी सिचुएशन में एक नैतिक मुद्दा समझ में आ रहा है और एक को 4 मुद्दे समझ में आ रहे हैं। जो 4 मुद्दे देख पा रहा है और चारों में प्रतिक्रिया बता रहा है, उसके अंक निश्चित रूप से एक की तुलना में बहुत ज्यादा आने वाले हैं, क्योंकि पहला व्यक्ति देख ही नहीं पा रहा कि मुद्दा कौन सा है। इसलिए कहते हैं ना कि शौक के दीदार अगर है तो पहले क्या चाहिए, नजर। तो नजर पैदा कर, अगर दीदार करने का शौक है तो पहले नजर तो पैदा करो। जब वो नजर पैदा होगी तब तो चीजें दिखनी शुरू होंगी। अंग्रेजी में कहावत है, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। जो लाइन में लिखा है तो कोई भी पढ़ रहा है, लाइनों के बीच में जो लिखा है खाली स्थान पर, वो पढ़िए तब तो समझ में आए। नहीं समझ में आया, आपकी उम्र के हिसाब से इसी बात को यूं कहते हैं, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने, आगे, मगर तुमने चेहरा भी कभी किसी का ऐसा कुछ है ना पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ो, आज पढ़ो, इस तरह से, है ना। चलिए, तो सेकंड पॉइंट हुआ जिसमें एथिकल इश्यूज या एथिकल कंसर्न्स देखे जाएंगे, ऐसी केस स्टडी, ठीक है। फिर जब केस स्टडीज कम पढ़ने लगी तो इनको लगा अब कहां से लाके पूछें केस स्टडीज, तो इनको लगा जीएससी उतार देते हैं इथिक्स में भी। तीसरा है कोई समस्या पेश कर दी, सामाजिक समस्या, आर्थिक समस्या, कोई समस्या, मतलब अनिवार्यतः नैतिक समस्या नहीं, कोई सामाजिक, कोई आर्थिक, कोई राजनीतिक समस्या जिसका एक एंगल इथिकल भी हो सकता है, और उस समस्या के समाधान की स्ट्रेटेजी। आप बताइए कि इस समस्या का समाधान भारतीय समाज या विश्व समाज कैसे करे। जैसे पर्यावरण का क्षरण खूब हो रहा है, हम सब जानते हैं, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एक समस्या है, और डेवलपमेंट करने की जरूरत दूसरा पक्ष है। आप उसको भी नहीं छोड़ सकते, इसको भी नहीं छोड़ सकते। इन दोनों के बीच में बैलेंस करना ही चुनौती है दुनिया के सामने। इस बैलेंस को कैसे हम कारगर तरीके से डेवलप करें, यदि आपसे पूछा जाए तो इसके लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी रणनीति क्या होगी, इस तरह के सवाल। या भारत में इस समय माइग्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, प्रवासन बहुत ज्यादा है, फिर दुनिया भर में मूल समस्या इस समय क्या है, माइग्रेशन है। सीरिया का मुद्दा हो, सीएए का मुद्दा हो, दुनिया भर के देशों में ये मुद्दा खूब चल रहा है जो माइग्रेशन का है। इंटरनेशनल है तो उस तरह से चल रहा है, और इंटरनेशनल है तो जैसे मुंबई में यूपी बिहार वाले पिट जाते हैं कई बार, असम में बिहार वाले खूब पिटे हैं, पंजाब में ऐसा खूब हो जाता है। जिन राज्यों के लोग ज्यादा काम के लिए बाहर जाते हैं उन पे हमले होते हैं, ये भी तो माइग्रेशन ही है। दिल्ली में तो ऐसा मेरे ख्याल हमला शायद नहीं होता है, दिल्ली इस मामले में थोड़ा सभ्य शहर है कि कम से कम इस तरह के हमले नहीं होते। एक आध हाँ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को 1-2 बार हुआ है। 1-2 साल पहले एक बच्चे की हत्या हुई थी लाजपत नगर में, क्या नाम था, नाड, ऐसा कुछ एनडी कुछ नाम था, वो अरुणाचल प्रदेश का बच्चा था, उसकी हत्या हो गई थी। तो ऐसे कुछ केसेस दिल्ली में भी है, खराब केसेस हैं। तो प्रवसन की इन समस्याओं से निपटने की साध्य रणनीति क्या हो, एक स्ट्रेटेजी क्या हो, वो हमें बताइए। इस तरह के मुद्दे एग्जाम्पल देखना हो तो 2014 की केस स्टडी नंबर 1 को आप इसके एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जिसमें एनवायरमेंट का ही पक्ष लेकर बात समझाने का प्रयास किया गया है। एक और मॉडल दिखता है इधर 2018-19 में, थोड़ा सा और चेंज है, लेकिन हम इन 4 मॉडल से काम चला सकते हैं, इससे बात समझ में आती है। चौथा होता है जिसमें किसी नैतिक समस्या को लेकर विभिन्न पक्ष या दृष्टिकोण या नजरिए क्या क्या हो सकते हैं वो बताए जाते हैं। तो विभिन्न नजरिए, तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स
टू ए प्रॉब्लम, किसी सिचुएशन के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं बताया जाता है। फिर वो कहते हैं कि इन सभी नजरियों का विश्लेषण कीजिए और विश्लेषण करके इनके गुण दोष की परख कीजिए और कभी कभी ये कि अंतिम निष्कर्ष भी प्रस्तुत कीजिए। तो एक समस्या, उसको लेकर विभिन्न दृष्टिकोण, नजरिए, उन दृष्टिकोणों पर पक्ष विपक्ष गुण दोष का विश्लेषण आप करें और फिर अंत में एक निष्कर्ष बताएं कि मेरी राय में ये होना चाहिए। दरअसल इस तरह की केस स्टडीज हैं और इसका एग्जांपल देखना हो तो 2014 में अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 इसका एग्जांपल है। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी केस स्टडीज हैं वो या तो इन चारों में से किसी प्रकार की हैं या कभी कभी इनकी आपस में मिक्सिंग हो जाती है एक दो प्रकारों की। तो अगर हम इन चारों मॉडल्स पे एक एक दो अभ्यास कर लें तो हम मान सकते हैं कि आप मतलब उतने हथियारों से